इन छात्रों, मैं दीपक सिंह आप व्यावसायिक शिक्षक और वार्षिक परीक्षा में आपका कक्षा 11 के लिए वीडियो है। और रेडियो टीवी जिसे आप आज इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं। और पूर्णांक और समय पेपर तो आपका 5 ही इसमें है। 3 पार्ट में हमने कर रखा है एक मॉडल के रूप में, ताकि आपका जो भी आए तो आप कर सकें। और समय 3 घंटे मिलता ही है। और सभी प्रश्नों के उत्तर 10-15 लाइन में दें और साफ साफ लिखें, चित्र परिपथ साफ बनाएं। और इसमें मैंने आपका पेपर 2 का एक थोड़ा सा विद्युत चुम्बक का कुछ कोर्स लिया है, 2-4 क्वेश्चन। और थर्ड पेपर को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट किया है। और इसके सी पार्ट में हम चौथे और पाँचवें पेपर को लेके इस पेपर को हम ख़त्म कर लेंगे। तो यही हमारा कक्षा 11 का जो हम लोगों ने वीडियोज़ में पढ़ा, कुछ क्लास में पढ़ा, कुछ देखा सुना, तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिकली देखा होगा। दुकान मैंने आपको दिखाई है। तो बहुत सी चीज़ें आप हुई और आते हैं देखते हैं कुछ कॉमन चीज़ें जो हमेशा याद आनी चाहिए। जैसे कि कई एक नंबर का पूछता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बता दिए, या इलेक्ट्रॉन का पर कितना आवेश रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है कूलम में, और वही आवेश जो है प्रोटॉन का आवेश भी होता है। तो ये अक्सर हर किताब में मैंने आपको दिया भी होगा। तो ये देखिए, भौतिक विज्ञान की हाई स्कूल की किताब में भी आपको होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो 10⁻³ किलोग्राम मतलब कम हुआ। और प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस है, सॉरी वो माइनस छोड़ दिया है वहाँ पे। 1.67 × 10⁻⁻27 और अल्फा कण जो कि 3.6 × 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश, और प्रोटॉन का प्लस उतना ही आवेश होता है। अल्फा कण का इसका डबल हो जाएगा यहाँ पे, तो 3.2 हो जाएगा। देखिए 3.2 × 10⁻⁻19 और प्लस होता है। तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये एक एक नंबर के सवाल हैं, ये एक नंबर के सवाल। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो आपका जी लगाते हैं, जो सेव न्यूटन जी ने देखा था गिरते हुए जी, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गुरुत्वाकर्षण आपका लगता है। एक्सेलरेशन जिसे आप ए में एफ बराबर mg और एफ बराबर ma में आप पढ़ते हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। और 1 एंगस्ट्रॉम सबसे छोटी दूरी होती है जो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। तो ये सब भौतिक स्थिरांक हैं, ये थोड़ा याद रखने चाहिए आपको। मैं पेज में भी दे दूंगा, ग्रुप में इसको दिया भी हूँ। और आते हैं हम लोग रेडियो टीवी के अपने सेकंड पार्ट वार्षिक परीक्षा के पार्ट 2 में, जिसमें आपने पेपर 2 पेपर 3 को कंप्लीट लिया है। तो वही विद्युत सेल क्या है, इसके प्रकार बताएं। आप जानते ही हैं कि आप 2 तरह के सेल होते हैं। मैं आपको किताब से भी लेते चलने की कोशिश करूँगा, और कुछ आपको ऐसे भी दिखाने की कोशिश करूँगा। विद्युत सेल तो आप जानते हैं 2 तरह के सेल होते हैं। एक आपका शुष्क, देखिए यहाँ पर भी एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही बात है, जो आपके हाथ में बैटरी में लगाने वाला सेल है, तो वो आपको उसको देख के भी आप समझ सकते हैं। इसके अंदर 2 छड़ें होती होंगी, एक प्लस और एक माइनस की होती होगी। हाँ, 2 प्रकार की होते हैं सेल, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक में आपका शुष्क सेल है, और द्वितीयक में आपका जो उसमें घोल होता है वो रहता है। तो घोल में जो है धारा का मार्ग घोल में धन से ऋण प्लेट की ओर तरफ चलते हैं जब, तो आप उसमें वही घोल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो घोल जो है खुद उसका विरोध करता है आपकी धारा का, तो वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और इसी तरह से सेल के विद्युत वाहक बल को आप समझने की कोशिश करें तो एकांक आवेश, मतलब कोई भी आवेश मान लीजिए है, तो उसको सेल के परिपथ में प्रवाहित करने में जो आपको कार्य करना पड़ रहा है, E=W/Q, तो वो आपका ये वोल्ट मात्रक होगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और टर्मिनल विभवांतर अगर आपसे पूछ देता है तो वही सीधा एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, मतलब एक गेट से दूसरे गेट तक बाहरी परिपथ में प्रवाहित करने में जो आपके द्वारा या सेल के द्वारा कार्य किया गया है, उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखिए मैं थोड़ा नॉर्मली लेके चल रहा हूँ, इसलिए इसको गलत मत लीजिएगा आप। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको समझा सकूँ। और
दूसरा देखिए वही सेल क्या है, इसके प्रकार बताएं, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो गया व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत देखिए P/Q R/S। और चित्र एकदम साफ साफ है, थोड़ा मैंने गंदा बनाया है और किताब में अच्छा बना हुआ है, तो आप किताब से भी देख सकते हैं और मान लीजिए जो मेरा बनाया है ये भी आप देख ही सकते हैं, इस पर भी समझ जाएंगे आप। तो ये भी चीज़ें पी और आर और PQ और RS, ये सिद्धांत है PQRS। मान लीजिए ये अमीटर लगा हुआ है देखिए बीच में, और परिपथ में ये बैटरी लगी हुई है, ये कुंजी है जो कि इसके दबाने से धारा बहेगी। तो धारा बहा के हम ये चेक करते हैं, जब ये मीटर 0 हो जाता है तो उस दशा में ई बैलेंस हो जाता है। तो इस सूत्र में एक 3 रेजिस्टेंस का अगर मान पता है, चौथे का नहीं पता है, तो आपको ज्ञात हो जाएगा जब इसको आप शून्य कर देंगे। इसके अंदर रेजिस्टेंस बदल 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 के जिसका मान नहीं ज्ञात है आपको। तो इस तरह से अगर 4 रेजिस्टेंस हैं तो उसमें से अगर एक का मान नहीं पता है तो आप व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज सिद्धांत से उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यही इसका काम है। समविभव पृष्ठ क्या है, तो समविभव पृष्ठ वही है, अगर कोई पृष्ठ है उसके ऊपर समान विभव है, अगर प्लस का माइनस का, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। मूल आवेश क्या है, अल्फा कण आपको मैंने बता ही दिया, 2e के बराबर होता है। ई का आवेश आपका 1.6 गुणे 10 घाते -19 आपको मैंने बताया, तो वही 2 का गुणा कर देंगे 3.2, इस पर पॉजिटिव अल्फा कण पे होता है। ये अल्फा कण आगे काम आएगा आपके, पॉजिटिव होता है, ये इस पर रदरफोर्ड ने काम किया। और ई क्या है आपका, प्रोटॉन है पर आपका आवेश प्लस में है, वही इलेक्ट्रॉन का आवेश, और माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन है। यही मूल आवेश हैं आपके। अब आते हैं हम सीधे लग रहा है तीसरे पेपर पे, परमाणु का थॉम्सन मॉडल क्या था। तो परमाणु साहब देखिए कहानी है, परमाणु का थॉम्सन मॉडल था कि परमाणु साहब ने कहा कि एक खरबूजे को काट दीजिए, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं तो वैसे आपके जो है वही परमाणु है आपका, इसी को परमाणु का थॉम्सन मॉडल कहा गया। रदरफोर्ड साहब आए, जब आए तो उन्होंने अल्फा कण का प्रयोग किया। अल्फा कण पॉजिटिव कण था, तो उसने देखा कि वो परमाणु के कुछ भाग से मुड़ जा रहा है और कुछ निकल जा रहा है और कुछ वापस सीधे लौट आ रहा है। तो इस पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि नहीं साहब, इसके अंदर जो है एक नाभिक है और जो सीधे मुड़ आ रहा है, क्योंकि ऋण अल्फा प्लस है तो प्लस पर प्रोटॉन भी प्लस है तो प्रोटॉन को ढकेल देगा वापस, तो वो वापस आ रहा था, तो वो वहाँ नाभिक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन से वो विक्षेपित हो जा रहे थे, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना की, कक्षा को भी मिल गई उनको। और लेकिन उनसे कमी यही थी कि उनसे जब पूछा गया कि साहब आप जो बता रहे हो नाभिक बीच में है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके घूम रहा है और अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, तो ये घूमते घूमते नाभिक में गिर जाएगा, क्योंकि नाभिक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो इस चीज़ को वो उन्होंने एक बाल्टी में पानी लेके, जैसे आप रस्सी से घुमाते हो तो पानी नहीं गिरता है, तो उसी सिद्धांत पे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल को समझा के बात अपनी ख़त्म कर दी, और रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल यहीं तक ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आया वैज्ञानिक, उनका नाम बोहर था, और बोहर साहब ने अपना जो मॉडल दिया और रदरफोर्ड की कमी को भी दूर किया। उन्होंने दूर करने का एक ही रास्ता दिया कि हर कक्षा की ऊर्जा की मात्रा इन्होंने निकाली और कहा कि हर कक्षा की ऊर्जा की मात्रा नियत होती है, निश्चित होती है। जैसे आप कक्षा 6 में है तो 6 में रहेंगे, 7 हैं तो 7 में रहेंगे, 1 साल रहना है तो 1 साल रहेंगे। तो उसी तरह से इन्होंने नियत की हर कक्षा की ऊर्जा। और पहली कक्षा की ऊर्जा में जैसे 2n² एक फार्मूला भी दिया, 2n², तो n मतलब आपका कक्षा की संख्या, स्क्वायर का मतलब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, n² रखेंगे दूसरी कक्षा में, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से इन्होंने बोहर मॉडल साहब ने इनकी कमी को दूर भी किया। पूछता है सवाल बोर्ड में। और वायर क्या है, इसके प्रकार बताएं, और स्विच क्या है। एक सवाल और मैं बता देना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, थोड़ा सा किरचॉफ साहब का नियम। तो किरचॉफ साहब जो है इस नियम, किरचॉफ का नियम अक्सर पूछ लेता है, किरचॉफ का नियम बताएं। तो बड़ा आसान नियम है कि जब नाली के पानी को भी आप देख लें
तो आप मान लीजिए इस वो पॉइंट पर आपकी नाली है, या कोई मैं नाली ना कहूँ, मैं साइंस की भाषा में आते हैं। तो पहला नियम यही है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब सवाल ये उठता है, बीजगणितीय योग क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी धारा आ रही, जैसे I1 आ रही, I2 आ रही है, ठीक है, तो ये I1 I2 आ रही हैं और यहाँ से जा रही है I5 I4 I3, तो मतलब I1 प्लस I2 बराबर I5 और I3 I, यही होगा। मतलब जितना पानी आप दे रहे हो उतना पानी 3 नाली से निकल रहा है, तो वो उसके बराबर होगा, ये इसका मतलब है। तो इसको इन्होंने किरचॉफ का नियम किया। और समीशन एक चिन्ह होता है, मतलब समीशन मतलब सभी धाराओं का योग क्या होता है, शून्य बीजगणितीय योग होता है। ये दूसरा नियम इन्होंने दे दिया कि अगर किसी विद्युत परिपथ में बंद पास है, वो अगर खुला नहीं बंद है, तो उनमें बहने वाली धाराओं का और प्रतिरोधों का गुणन का समीशन और उसमें कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये एक नियम इन्होंने यहाँ दे दिया। ये देखिए 2 मेष बना दिया इन्होंने, एक बैटरी लगा के 2, और दोनों को बंद कर दिया। ये एक तरह से बंद मेष इसको कहेंगे। रेजिस्टेंस R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस लगा के। तो इस तरह से आप किरचॉफ का नियम भी पूछ सकता है। अब आते हैं हम वायर क्या है, और वायर के साथ साथ समझने का कोशिश करते हैं। वायर क्या है, वायर के बाद आपका स्विच क्या है। तो वायर और स्विच में मतलब वायर भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वायर को आप ऐसा मत समझें हल्का ना लें। और वायर में फ्यूज़ वायर आपका बड़ा काम का होता है। तो वायर क्या है कि ये भी आप बुक से ही मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि वायर जो है धारा के मार्ग, एक तरह से जैसे आप चलते हैं तो रोड आपका मार्ग है, तो धारा की चलने के लिए वायर जो है उसका मार्ग है। और इसमें चालक होते हैं, जिसमें कुचालक पदार्थ भी होते हैं, जिसमें चल सकता है, नहीं चला जा सकता। कुचालक होता है और सुचालक होता है, जिसमें तार बह सकता है। सबसे अच्छा सुचालक सोना चांदी, उसके बाद तांबा, तो आपके पंखे में लगाइए। उसके बाद एल्युमिनियम आता है। उसके बाद केबल आ जाती है। केबल आपकी कई ऐंठे हुए तार उसके अंदर होते हैं, आपने देखा होगा। उस पर सतह भी चढ़ी होती हैं, कोर भी लगी होती हैं, तो उसके ऊपर अलग अलग ढंग से। तो आप देखते हैं हम आगे। और इसको अगर आप प्रकार में देखें तो नंगा तार भी होता है, फ्यूज का तार भी होता है, और यूरेका का तार भी होता है, और आपका नाइक्रोम का और जीआई का, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं इसको। और ACSR जिसको का भी वायर होता है, ACSR का आपका। और नाइक्रोम का तार अक्सर यूज़ होता है, क्योंकि नाइक्रोम में 80% निकिल और 20% क्रोमियम से तैयार की जाती हैं, और हीटर के लिए ये बहुत अच्छा एलिमेंट होता है ये। और रियोस्टेट आप फ्यूज़ वायर जो आप बनाते हैं, ये एल्युमिनियम के जो है तार होते हैं, और इनका गलना बहुत कम होता है, ताकि थोड़ा सा भी फॉल्ट करंट जाए तो आपका फ्यूज उड़ जाए और आपके सामान बचें। और इनका मान भी जो है उस पर निर्भर करता है कि जितना अधिक मोटा होगा उसका मान उतना ही अधिक होगा, फ्यूजिंग धारा का मान। तो उस तरह से उसको रोका जा सकता है। वोल्टेज के आधार पर केबल का अगर आप बांट दें तो निम्न वोल्टेज की केबल होती हैं, जो 250 वोल्ट तक की आपने देखा होगा पंप सेट वगैरह पे। मध्यम वोल्ट की केबल वहाँ यूज़ की जाती हैं जो 22 किलो वोल्ट से यूज ज़्यादा हों, तो 22 किलो वोल्ट। और उच्च हाई वोल्टेज केबल आपका 22 किलो वोल्ट से जब ज़्यादा हो तो तब भी। और अति एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल अगर आप यूज करते हैं तो 33 किलो वोल्ट की केबल आप यूज करते हैं। और इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि केबल के प्रकार बताएं, तो VIR केबल, PVC केबल, वेदर प्रूफ केबल, फ्लेक्सिबल केबल, आर्मर्ड केबल, CS केबल, लैंड शीथ केबल, ट्रेपेड केबल। तो इनके बारे में भी मैं आपको पेज देता हूँ, आप इसको देख लें। और स्विच आप अगर आप देखें तो स्विच क्या है कि किसी भी धारा को मतलब रोक देना, तो वो आपका इसी युक्ति को आप स्विच कहते हैं। तो ये कार्य के अनुसार भी बनाई जाती हैं, जैसे जहाँ ज़रूरत होती है दीवार पे,
तो उस तरह से भी, तो इस समय तो मिनी सर्किट ब्रेकर आपका चल रहा है, मैं एडवांस बोल रहा हूँ। देखिए सरफेस स्विच होती हैं, ये सरफेस स्विच आपका हो गया, और उसके बाद तो पुश बटन स्विच हो गया, दबा के भी आप करते हैं। और उसके बाद इस तरह के भी स्विच आपके रहते हैं जो आप ये देख रहे हैं, नाइफ स्विच इसे आप कहेंगे, और टम्बलर स्विच इसे कहेंगे। ये टम्बलर स्विच इस तरह का आपका होता है, इसे आप टम्बलर स्विच का नाम देंगे। और इस तरह का स्लाइड स्विच हो गया आपका। और ये एमसीबी तो आप आजकल रोज़ ही देख रहे होंगे, एमसीबी मिनी सर्किट ब्रेकर को। और जिसका सीधा छोटा नाम है प्रतिरोध। क्या है प्रतिरोध? मतलब वही जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे। और इसका वर्गीकरण भी अगर आप करते हैं तो दो ही तरह से कर पाएंगे, क्योंकि एक कार्बन टाइप का होता है, एक रेजिस्टेंस बाउंड टाइप का होता है। तो प्रतिरोध जो कार्बन टाइप का आजकल आपको दिखेगा वो सब कार्बन टाइप के मिलेंगे। और यूरेका का एक होता है जिसमें 60% तांबा 40% निकेल होता है। नाइक्रोम में 80% निकेल और 20% क्रोमियम की धातु से इसका अधिक मान का जब बनाना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। टंगस्टन एक कठोर धातु है जो ऊंचे तापक्रम पर पिघलती है। ये भी प्रतिरोध है आपका, लेकिन ये बिजली के बल्ब और ट्यूब आदि में बनाने में यूज। इसकी निर्भरता देखिए, निर्भर करेगा ये तार की लंबाई पर, उसकी मोटाई पर और उसके ताप पर। तो ताप के डायरेक्ट समानुपाती है। तो इसका सूत्र भी है R=ρ/L/A। तो ए मतलब तार का जो गोल काटेंगे तो उसका क्षेत्रफल सर्किल मतलब गोला का आएगा तो πr²। और लंबाई आपकी एल, तो आर यल के समानुपाती होगा, जो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आर इसके विद्युत के अनुपाती होगा। तो इस तरह से आप प्रतिरोध को समझ लें। बट मैंने आपको बताया वायर बाउंड होगा आपका, वायर बाउंड टाइप दूसरा प्रतिरोध आपका होता है दो तरह से। इस तरह से इनका मान एक तरह से 1 किलो से 10 किलोवाट तक ये वैरी करेगा आपका। और ये आपका इस तरह से सेरेमिक एक यूरेका मिश्र धातु से एलॉय, वही आपका यूरेका निकेल कॉपर मिला के इसको बनाते हैं। तो ये आपका नियत मान वायर बाउंड का प्रतिरोध है। इस तरह का रिहेस्टेट भी आप फिजिक्स लैब में आप देखना चाहें तो देखते हैं, जो सेरेमिक या पोर्सलिन का बनाया जाता है, इस तरह का रहता है। ये एडजस्टेबल रहता है, ऊपर से प्रतिरोध को मान को कम ज़्यादा किया जा सकता है। मैं डायरेक्ट बुक से इसलिए ले रहा हूँ कि क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूँ इसके बाद। और जो इम्पोर्टेंट्स हैं जिसको आप बाकी तो आप पढ़ें, थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि वार्षिक परीक्षा में पूछ दे तो उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। और रेजिस्टेंस का संयोजन तो आप जानते हैं सीरीज में और पैरेलल में। तो सीरीज में आप जोड़ते हैं R1 तो R=R1+R2 कर देते हैं, तो मान दोनों AB का निकल जाता है। और पैरेलल में 1/, तो R1+R2 होता है। तो अगर हमको दो रेजिस्टेंस R1 R2 इनकी वैल्यू पता है और जो जुड़े हैं 3 हैं तो इनको जोड़ देंगे तो एक वैल्यू R20 ओम आ जाएगी अगर ये सीरीज में जुड़े हैं। और पैरेलल में है यही तो 1/R1 हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया, देखिए पैरेलल में इस तरह जुड़े हुए हैं तो इस तरह से जुड़े रहेंगे तो ये सूत्र लगा के हम इसका मान निकाल लेंगे। आसान क्वेश्चंस हैं। अब आता है इंडक्टर क्या है। तो इंडक्टर क्या है, तो ये आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1821 में इसका है इंडक्शन नाम दिया था। और ये क्या है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अव्यवस्थित चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। मतलब प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अव्यवस्थित चालक में विद्युत वाहक के बल के जो पैदा होने की क्रिया है उसको हम इंडक्शन कहते हैं। तो लेंज के अनुसार किसी भी विद्युत वाहक बल की दिशा में किया गया जो है विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है लेंज के नियम अनुसार, इसके विरोधी मतलब इसके विरोध में भी बैक ईएमएफ भी कहते हैं इसे। तो इंडक्टेंस की परिभाषा हेनरी इसका मात्रक है, एल इसका प्रतीक चिन्ह है, और इसे आप देख लें। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें इंडक्टेंस के बाद, तो म्यूचुअल अननोन प्रेरण क्या है, ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है।
तो जब दो कॉइल आमने सामने रखे जाते हैं, प्राइमरी में अगर हम धारा देते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे में भी धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। और इसी अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे जो है आपका ट्रांसफार्मर काम भी करता है। समय नियतांक क्या है कि बस सीधे T इक्वल टू L अपान आर। एल आप जानते हैं इंडक्टेंस, आर अपान रेजिस्टेंस। तो इसके समय नियतांक सेकेंड में ये उत्तर आता है। कभी कभी पूछता है कि समय नियतांक क्या है, तो T इक्वल टू L अपान आर को हम समय नियतांक कहते हैं। और इंडक्टर को आप कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में देख ही लिया, L1 प्लस L2 प्लस L3। आते हैं आगे, हम देखते हैं और बढ़ें। जो हमारा इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफार्मर एक इम्पोर्टेंट है हमारा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो हमारा, ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है हमारा, जिसमें कि प्राइमरी वोल्टेज यहाँ से आप देते हैं AC, तो यहाँ पर आपका स्टेप डाउन आपके गांव में लगा हुआ है, जो कि 440 वोल्ट को 220 वोल्ट करके आपके घरों को दे देता है। और अगर इधर से देखें तो स्टेप डाउन ऊंचाई कह लें, और स्टेप डाउन तो ऊंचाई में देखें तो आप देखेंगे कि ऊंचाई जो स्टेप अप कहेंगे, तो स्टेप अप में द्वितीयक में जो आपका फेरों की संख्या ज़्यादा दिखेगी। और उसी तरह से आप स्टेप डाउन जब कहेंगे अपचाई, तो उसमें द्वितीयक में आप देखेंगे तो फेरे की संख्या कम दिखेगी। ये पहचान है आपकी ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर की संरचना वही होती है कि एक दो प्रकार के ऊंचाई और अपचाई होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज को करते हैं ये वोल्ट। और इनका काम भी वही है, वोल्टेज को अप डाउन करना। और इनके संबंध भी अगर आप देखें तो इनका जो करंट जो है, ये बहुत अच्छा संबंध है, IP बटा IS, मतलब प्राइमरी में धारा, सेकेंडरी में धारा बराबर सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज, और सेकेंडरी में संख्या फेरों की बटा प्राइमरी में संख्या, ये बराबर होती है। तो इसे अगर इसमें चार में से कोई दो तीन पता है तो चौथे को आप निकाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सूत्र है ट्रांसफार्मर का। और इसका ट्रांसफार्मर पर आपको पूछता है ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें हानियाँ भी होती हैं, चूँकि इसकी एडी करंट लॉस बोलते हैं, और इसके अंदर लीकेज लॉस भी होता है, कॉपर जो इसके अंदर तार लगा है वो भी इसका भी लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस भी हैं। और ये हमारा तीसरा पेपर यहाँ पर ख़त्म होता है। और कुछ आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार बताएं, सूत्र दें, और ये वही धारा बताएं। प्रतीक चिन्ह का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे डायोड का प्रतीक चिन्ह क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, IC का क्या है, कैपेसिटर का क्या प्रतीक चिन्ह है, प्रतिरोध का, एरियल का प्रतीक चिन्ह, एंटीना का प्रतीक चिन्ह, ये आपका इम्पोर्टेंस है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये इधर आपका प्रतिरोध क्या है इसका वर्गीकरण करें, और R का मान बताएं। यही चीज़ें बताने की कोशिश की हैं छात्रों। और लगभग सारा यहाँ पर कवर भी होता है, ख़त्म भी होता है आपका। और वीडियो भी कुछ लंबा हो गया, लेकिन पेपर 2 और 3 लगभग आपका क्लियर हो गया। इसके अंदर आप जो कमेंट क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट्स में दें, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।